हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी एनसीईआरटी लाइन टू लाइन सीरीज में एक नया चैप्टर, दैट इज़ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। आप लोगों को पता है बेटा, बायोटेक्नोलॉजी एक कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है और इसके कुछ एक सर्टेन पोर्शन है एनसीईआरटी के जहाँ से काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बने हैं और एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। आज हम लोग यही करेंगे कि कुछ स्पेसिफिक सेगमेंट इस चैप्टर के उठाएंगे जहां से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पेन डाउन करने हैं। सबसे फर्स्ट पेज पे बेटा बायोटेक्नोलॉजी के बारे में इंट्रोडक्शन दे रखी है, जस्ट आप इसको रीड करेंगे। बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है, जिसमें टेक्नोलॉजी हम लिविंग ऑर्गेनिज्म पे अप्लाई करते हैं। फिर टेस्ट ट्यूब बेबी, डेवलपिंग अ डीएनए वैक्सीन, ये सब एग्जाम्पल दे रखे हैं जो बायोटेक्नोलॉजी ने हमें गिफ्ट की तरह दिए और जिन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स रिजोल्व की। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन बायोटेक्नोलॉजी की है। दिस इज द इंटीग्रेशन, दो चीज़ों की इंटीग्रेशन है, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मॉलिक्यूलर की, और इसकी डेफिनेशन बेटा इंपॉर्टेंट है, एक बार रीड कर लेना। हो सकता है असर्शन रीजनिंग या एमसीक्यू में पूछी जा सके। प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है बायोटेक्नोलॉजी का, दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब होता है जब हम जेनेटिक मटेरियल को इंजीनियर या मॉडिफाई करते हैं। और दूसरा प्रिंसिपल है मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल कंडीशन। स्टेराइल मतलब जर्म फ्री इन्वायरमेंट, जहां माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना हो। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट क्या था, जेनेटिक इंजीनियरिंग, दो प्रिंसिपल हैं, एंड सेकंड मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल माइक्रोबियल कॉन्टामिनेशन फ्री इन्वायरमेंट, ताकि बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेसेस हो सके। अगर हम नेक्स्ट पेज की बात करते हैं, अगेन यहाँ पे कुछ बेसिक सी टर्म्स दे रखी हैं। वो कह रहा है जो कन्वेंशनल मेथड था, कन्वेंशनल मेथड इतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं था, तभी ये मॉडर्न मेथड ऑप्ट किया गया, जिसके अंदर हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया, जीन क्लोनिंग की, जीन ट्रांसफर। क्या होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए? जब दो ऑर्गेनिज्म का डीएनए मिक्स करके हम कुछ नया क्रिएट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। जीन क्लोनिंग का मतलब होता है जीन की मल्टीप्लीकेशन करना। मेरे पास कोई डीएनए है, मैंने उस डीएनए को किसी ऐसे ऑर्गेनिज्म में डाला जो बहुत फास्ट मल्टीप्लाई करता है, सो दैट इज कॉल्ड ए जीन क्लोनिंग। बीच वाली लाइन पे क्वेश्चन बन सकता है, ट्रेडिशनल प्रोसीजर्स आर वेरी बोरिंग, और उसकी वजह से ये मेथड्स ऑप्ट किए गए हैं। देन नेक्स्ट पेज पे बेटा, मल्टीप्लाई इटसेल्फ इन द प्रोजेनी सेल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे वही सारी पॉइंट्स लिख रखे हैं जो मैंने आपको बताया था कि अगर मुझे जीन क्लोनिंग करनी है, यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ बेटा प्रीवियस ईयर, अगर मुझे जीन क्लोनिंग करनी है तो मैं अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को किसी भी पर्टिकुलर साइट पे नहीं डाल सकता। मुझे एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एक डीएनए सीक्वेंस होता है जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है। रेप्लिकेशन मतलब डीएनए मल्टीप्लिकेशन। ये क्वेश्चन आ रखा है, फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलियन पीस ऑफ डीएनए इन एन ऑर्गेनिज्म इट मस्ट बी नीडेड दैट द पार्ट ऑफ क्रोमोसोम विच हैव अ स्पेसिफिक सीक्वेंस कैन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, वहां पे ये जाके लाइगेट करे। मतलब आप कहीं पे इंसर्ट कर दोगे तो नहीं चलेगा, आपको ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के साथ उसको इंटीग्रेट कराना पड़ेगा, तभी वो क्लोन या मल्टीप्लाई होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पेज पे बेटा कोहेन एंड बोयर के बारे में लिख रखा है, ये पेन डाउन करेंगे। कोहेन एंड बोयर के बारे में पेन डाउन करेंगे। 1972 इन्होंने क्या किया था, फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था जिसके अंदर एक प्लाज्मिड लिया। प्लाज्मिड क्या होता है बेटा, एक वेक्टर डीएनए होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए होता है। वो प्लाज्मिड इन्होंने लिया कहाँ से, ई कोलाई से, और इसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन डाले सैल्मोनेला टाइफीरियम से। तो 4 पॉइंट इसमें याद रखने हैं। प्लाज्मिड आया हमारे पास ई कोलाई से, सैल्मोनेला टाइफीरियम से आया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। इन दोनों को आपस में मिक्स किया और बना दिया फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए। कब बनाया, 1972 में। किसने बनाया, कोहेन एंड बोयर। अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पिछले 5 सालों में ये 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, दैट हु जनरेटेड द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए और उसके क्या क्या कंपोनेंट थे। ईयर भी इंपॉर्टेंट है, असर्शन रीजनिंग में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इसके बाद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में दे रखा बेटा, मॉलिक्यूलर सीजर। देखो कुछ भी बायोटेक्नोलॉजी इज ऑल अबाउट कटिंग एंड जॉइनिंग, कुछ नया बनाना है। एक दर्जी को भी एक नया कपड़ा बनाना है तो उसको कट लगाने पड़ेंगे, तो कट लगाने के लिए बायो के अंदर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं विच आर कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर सीजर। क्लियर। फिर वो वेक्टर के बारे में बता रहा है, जैसे मॉस्किटो एक वेक्टर होता है, बीमारी फैलाता है, वैसे ही ये प्लाज्मिड भी वेक्टर है जो जीन ऑफ इंटरेस्ट को टारगेट साइट तक लेके जाता है। डीएनए लाइगेज
किसके बारे में बता रखा है बेटा, ये मॉलिक्यूलर ग्लू है, काटने के लिए है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ऐसे ही जोड़ने के लिए डीएनए लाइगेज विच इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर ग्लू। और जो मैं पहले आपको बता रहा था सैल्मोनेला वाली, वही लाइन लिख रखी है जो फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया गया था। क्या लिख रखा है, ई कोलाई या बैक्टीरियम क्लोजली रिलेटेड टू सैल्मोनेला, इट कुड रेप्लिकेट यूजिंग द न्यू होस्ट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम एंड मेक मल्टीपल कॉपी। जब उन्होंने कोहन एंड बोर ने बनाया था तो यही उनका थॉट प्रोसेस था। बेसिक स्टेप्स क्या है जेनेटिक इंजीनियरिंग के, सबसे पहले हम वो डीएनए आइडेंटिफाई करें जिसके साथ मुझे ये प्रोसेस प्रोसीड करना है, होस्ट का डीएनए आइडेंटिफाई करें, फिर उसके बाद दोनों को क्या करें, इंट्रोड्यूस डीएनए इन द होस्ट एंड ट्रांसफर दैट। सिंपल सी बात है बेटा, एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस दे रखा है, दो डीएनए लिए, कट लगाए, उनको जोड़ा, लाइगेट किया और उसको किसी सेल में डाल दिया ताकि वो मल्टीप्लाई हो सके। अब बात करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की। बेटा 1963 ईयर मेंशन कर रखा है, लिख लोगे। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आइसोलेट किए गए, कहाँ से, ई कोलाई से। क्लियर, टू एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज इन ई कोलाई वर आइसोलेटेड। क्लियर, ये आइसोलेट हुए। सबसे पहला कौन सा, हिंद 2, ये क्वेश्चन बनता है बेटा, सबसे पहला एंडोन्यूक्लियस है हिंद 2। और क्या करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, हर जगह कट नहीं लगाते, ये कट लगाते हैं स्पेसिफिक सीक्वेंस पे विच इज कॉल्ड अ रेस्ट्रिक्शन सीक्वेंस और रिकॉग्निशन सीक्वेंस। क्लियर, आज 900 से ज़्यादा 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, ये सब आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट पेज पे बेटा एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट दे रखा है। देखो, अगर कोई एंजाइम कट लगा रहा है डीएनए के बीच में से, देन इट इज कॉल्ड एज एंडोन्यूक्लियस। और अगर कोई बॉर्डर से कट लगा रहा है, मतलब टर्मिनल पोजीशन से न्यूक्लियोटाइड रिमूव कर रहा है, एक्सोन्यूक्लियस। अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है और ज्यादातर बायोटेक्नोलॉजी में एंडोन्यूक्लियस यूज किए जाते हैं। क्लियर, यहाँ पे बेटा सबसे ऊपर भी लिख रखा है रोमन नंबर, कई बार ना बाम H1 साल 1 ये लिखा हुआ मिलेगा तो मेरा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, वो कह रहा है 1 2 3, कहीं भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के पीछे लिखा हो तो वो ऑर्डर बताता है जिस ऑर्डर में एंजाइम को आइसोलेट किया गया। अब ये पूरा रेस्ट्रिक्शन का कॉन्सेप्ट एग्जाम में आ रखा है बेटा इको R1 का। देखो ये पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रट लेना बेटा, एक भी वर्ड इसका भूलना नहीं है आपको, ABCD करके भी क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास। बेटा एक वेक्टर डीएनए होता है, एक फॉरेन डीएनए। फॉरेन डीएनए वो डीएनए जो डिजायरेबल है, जो मुझे चाहिए, जिसके कैरेक्टर मुझे चाहिए। वेक्टर डीएनए वो डीएनए जिसमें बिठा के मैं इसको जीन ऑफ इंटरेस्ट तक लेके जाऊंगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको कट लगाऊंगा विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। याद रहे दोनों को कट करने के लिए सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करते हैं, तभी जाके स्टिकी एंड्स बनते हैं। स्टिकी एंड्स क्या है, जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एज स्टिकी एंड्स। ये आपस में बेटा जुड़ेंगे और जुड़ने के बाद जो फाइनल स्ट्रक्चर बनेगा दैट इज कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए विल बी फाइनली ट्रांसफर टू द होस्ट सेल। अब यहाँ पे पैलिंड्रोमिक का मतलब क्या है बेटा, जितने भी रेस्ट्रिक्शन साइट होते हैं, देखो एक डीएनए के ऊपर कट लगाने की जगह है रेस्ट्रिक्शन साइट। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सीजर आएगी, देखिएगी कहाँ पे रेस्ट्रिक्शन साइट है, वहाँ पे कट लगा देगी। और जो हमारे रेस्ट्रिक्शन साइट्स होती हैं बेटा वो पैलिंड्रोमिक होती हैं। पैलिंड्रोमिक मतलब उनका जो सीक्वेंस होता है वो रीड करते हैं फॉरवर्ड टू बैकवर्ड, बैकवर्ड टू फॉरवर्ड, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, वो सेम होता है। जैसे GAATTC पीछे आपने डायग्राम में देखा था, दूसरी साइड से भी पढ़ोगे वो भी GAATTC लिखा होगा। देखो सामने स्क्रीन पे भी दिख रहा है GAATTC, और उधर से भी पढ़ रहे हैं GAATTC। सो दिस टाइप ऑफ सीक्वेंस विल बी कॉल्ड एज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। और जब इन पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे कट लगता है एक पर्टिकुलर जगह पे, तो खास तरीके के एंड्स जनरेट होते हैं बेटा। दिस स्पेशल टाइप ऑफ एंड्स विल बी कॉल्ड एज स्टिकी एंड्स। और यही स्टिकी एंड्स हैं, लाइन लिख रखे, दिस स्टिकी एंड्स, द स्टिकीनेस ऑफ द एंड फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ डीएनए लाइगेज। वो कह रहा है इसी स्टिकी एंड्स के कारण ही तो रिजल्टेंट जुड़ता है। लास्ट लाइन, रिजल्टेंट डीएनए फ्रेगमेंट हैव द सेम काइंड ऑफ स्टिकी एंड्स कैन बी जॉइंड। ये मैंने रेड से अंडरलाइन करके बेटा सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज करोगे दोनों में, तभी स्टिकी एंड सेम बनेंगे और तभी आपस में जुड़ेगा। देखो नेक्स्ट फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का डायग्राम है, रेस्ट्रिक्शन प्रोसेस का डायग्राम है। कोई भी प्रोसेस आता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का, एक्सप्लेन करो द प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। आपको यही प्रोसेस बनाना है जिसके अंदर एक फॉरेन डीएनए होगा, एक वेक्टर डीएनए होगा, दोनों में आपने कट लगाए, कट लगाने के बाद दोनों को जोड़ा, जोड़ने के बाद उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया किसी सेल के अंदर। ये सेल जैसे जैसे मल्टीप्लाई करेगा कॉपी नंबर विल गेट इंक्रीज। तो ये पूरा का पूरा ये डायग्राम आपको क्रैम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स की अगर हम बात करें, बट यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। Unless one cut the vector and source DNA with the same restriction enzyme, the recombinant DNA
कैन नॉट बी क्रिएटेड। वही बात है बेटा, सेम से आपको कट लगाने पड़ेंगे, सेम ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करना पड़ेगा दोनों डीएनए के लिए, तभी कॉम्बिनेशन बन पाएगा। फिर उसके बाद आइसोलेशन ऑफ डीएनए, सेपरेशन ऑफ डीएनए के लिए बेटा एक टेक्निक है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। देखो हमने ना डीएनए के ऊपर आरी डाल दिया, आरी मतलब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो डीएनए को कट कर रहा है। कट करने के बाद हमने इसको क्या किया, एक टेक्निक यूज की जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। सिंपल सी चीज है बेटा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में एग्रोस जेल होती है, उसके ऊपर आपने डीएनए सैंपल डाला जिसके डिफरेंट फ्रेगमेंट्स हैं। अब डीएनए के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, तो डीएनए किसकी तरफ मूव करेगा, पॉजिटिव चार्ज एनोड की तरफ। जितना फ्रेगमेंट बेटा छोटा होगा उतना उसकी जो स्पीड होगी ज़्यादा होगी, वो आगे तक जाएगा जेल में, और जितना फ्रेगमेंट हैवी होगा वो पीछे रहेगा। मतलब एनोड की तरफ फटाफट पहुंचने वाले फ्रेगमेंट स्मॉल होंगे। आपको डायग्राम में बेटा नजर आएगा, डायग्राम के अंदर बेटा जितने छोटे फ्रेगमेंट्स हैं वो फटाफट आगे चले गए और हैवी पीछे रह गए, तो हमने सेपरेट कर लिया। मेन हम कर ही इसीलिए रहे थे ताकि हम इसको सेपरेट कर सके। एग्रोस बेटा सीवीड से आता है, ये आपको याद रखना है। और इसको विजुलाइज करने के लिए हम इथिडियम ब्रोमाइड यूज़ करते हैं बेटा। जब हम इथिडियम ब्रोमाइड डाई यूज़ कर चुके हैं, हम उसको यूवी लाइट के अंदर डीएनए को देखेंगे तो हमें ऑरेंज बैंड मिलेंगे। फाइनली जब हम ये प्रोसेस कर चुके हैं, हमें इसको निकालना है जल से बाहर। डीएनए को कट करके, मतलब जेल को कट करके डीएनए को बाहर निकालने का प्रोसेस क्या कहलाता है, इल्यूशन। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है बेटा। सबसे पहले डीएनए को कट किया, कट करने के बाद एग्रोस जेल में डाला, एग्रोस जेल सीवीड से निकलती है। डीएनए पे नेगेटिव चार्ज है, वो मूव करेगा पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव मतलब एनोड की तरफ। जो सबसे पहले मूव कर रहा है वो हल्का होगा, जो नहीं मूव कर पाया ज़्यादा वो भारी होगा। इन दिस वे हमने उसको सेपरेट कर लिया और बाद में इल्यूशन से आइसोलेट कर लिया। फिर बात करते हैं क्लोनिंग वेक्टर। बेटा क्लोनिंग वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोनिंग वेक्टर का मतलब क्या है, जो मल्टीपल कॉपीज जनरेट करने के लिए यूज किए जाएं। अब यहाँ पे ऊपर जो 3 लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफेज हैव द एबिलिटी टू रेप्लिकेट विद इन द सेल इंडिपेंडेंट ऑफ द कंट्रोल ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए। बैक्टीरियोफेज बिकॉज ऑफ देयर हाई नंबर पर सेल, देखो हाई कॉपी जनरेट होनी चाहिए, हाई नंबर पर सेल होना चाहिए। तो ये एक बहुत खास बात है किसी भी क्लोनिंग वेक्टर के लिए कि वो मल्टीप्लाई बहुत जल्दी कर सके। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन उसके पास होना चाहिए, करेक्टर आ सकते हैं क्लोनिंग वेक्टर के। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होने चाहिए ताकि सिलेक्शन हो सके। ये कुछ पॉइंट आप याद रखोगे जब हम क्लोनिंग वेक्टर की बात करते हैं। पूरा पैराग्राफ आप जस्ट रीड करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद बेटा कुछ खास मैंने पॉइंट हाईलाइट किए हैं जो मैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की बात कर रहा था बेटा। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वो जगह होती है जहां से डीएनए रेप्लिकेट करता है। मतलब आप डीएनए ट्रांसफर कर भी दो, जब तक वो होस्ट में जाके मल्टीप्लाई नहीं करेगा तो क्या फायदा। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ वन वांट टू रिकवर मैनी कॉपीज ऑफ टारगेट डीएनए, इट शुड बी क्लोन टू वेक्टर हु सपोर्ट हाई कॉपी नंबर। एक ऐसे वेक्टर में डालो जो बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करता हो। बैक्टीरिया 20 मिनट में डबल हो जाता है, तो वो अच्छा एक होस्ट हो सकता है। सेलेक्टेबल मार्कर बेटा कुछ ऐसे मार्कर होते हैं जो सिलेक्ट करने के काम आते हैं ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को, रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट। अब क्या मतलब है, आपने तो बेटा अपना डीएनए इंसर्ट कर दिया टारगेट साइट तक, बट क्या वो हुआ भी है, इसकी सिलेक्शन करने के लिए सेलेक्टेबल मार्कर बहुत जरूरी होते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे ये सारी लाइन लिख रखी है, इसको आप पढ़ोगे। कुछ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट होते हैं एक वेक्टर के अंदर, आगे पिक्चर में आपको नजर आएंगे। एम्फिसिलिन, टेट्रासाइलिन, कैनामाइसिन, ये एक्ट करते हैं सेलेक्टेबल मार्कर्स की तरह। तो पहला पॉइंट क्या हुआ, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वो जगह होगी जहां से रेप्लिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा और यही डिसाइड करेगा कि क्या कॉपी नंबर रहेगा, कितनी मल्टीपल कॉपीज बनेगी। दूसरा सेलेक्टेबल मार्कर। क्यों सेलेक्टेबल मार्कर होने चाहिए क्लोनिंग वेक्टर में, ताकि हम रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट को डिफरेंशिएट कर पाएं। सेलेक्टेबल मार्कर का एग्जांपल है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। अगर आप एनसीईआरटी के अंदर ये डायग्राम देखेंगे बेटा, पहली बात तो PBR 322 कंफर्म आ सकता है पेपर में। PBR 322 की फुल फॉर्म है प्लाज्मिड बोलीवर रोड्रिग्यूज। बोलीवर रोड्रिग्यूज इसके साइंटिस्ट हैं। अभी जो BAM H1 SAL1 PBU PSG लिखा हुआ है, ये रेस्ट्रिक्शन साइट्स हैं। क्लियर। तो SAL1 BAM H1 EcoR1 ये कुछ पर्टिकुलर साइट्स हैं, इससे हम कट लगा सकते हैं इस वेक्टर के अंदर। डन। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिख रखी है बेटा, क्लोनिंग साइट और रिकॉग्निशन साइट। वो कह रहा है प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट। अभी मैंने क्या कहा कि ये जो नाम लिखे हुए हैं यहीं पे कट लगेगा जब हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डालेंगे। अब इमेजिन करो एक वेक्टर पे एक ही टाइप की रेस्ट्रिक्शन साइट होंगी, तो क्या होगा, जैसे ही हम उस पर वो एंजाइम डालेंगे उस वेक्टर के 10, 15, 20 टुकड़े हो जाएंगे। अब इतने छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हो जाएंगे तो बाद में प्योरीफिकेशन करने में बहुत दिक्कत आएगी। सोच के देखो, राइट हैंड साइड में जो पिक्चर दिख रही है SAL1 ही होता 20 जगह, तो SAL1 एंजाइम डालते ही इस बेचारे वेक्टर के बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं जिससे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती।
फिर उसके बाद बेटा सिलेक्शन प्रोसीजर का बता रखा है। सिलेक्शन तो एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, इसके लिए आपको डिटेल टेक्स्ट पढ़ना पड़ेगा, मैंने पहले आपको प्रिपेयर करा रखा है, बट यहाँ से एक बार पढ़ लेना कि हम क्या करते हैं, बाम H1 जो होता है, बाम H1 पे कट लगाते हैं जिससे टेट्रासाइलिन रेजिस्टेंस क्वालिटी डिक्रीज हो जाती है। तो अगर जीन ऑफ इंटरेस्ट गया है तो मतलब जो वेक्टर होगा वो टेट्रासाइलिन के अगेंस्ट अब रेजिस्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि जीन ऑफ इंटरेस्ट जाने से टेट्रासाइलिन के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस है वो चला गया। उस बेसिस पे हम ये डिसाइड कर लेंगे, उस बेसिस पे हम इसको एक एंटीबायोटिक पे ग्रो कराएंगे, फिर दूसरी पे, पहले रिकॉम्बिनेंट ग्रो करेंगे एम्फिसिलिन पे, जब टेट्रासाइलिन पे वो ग्रो नहीं करेंगे। आपने बेटा बहुत डिटेल में टॉपिक कर रखा है, वहाँ से आप देख लो। एनसीईआरटी जस्ट रेफरेंस के लिए कि आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं, अगर एक बार रीड करना है कर सकते हो। द ट्रांसफॉर्मेंट ग्रोइंग ऑन एम्फिसिलिन कंटेनिंग मीडियम एंड देन ट्रांसफर टू द टेट्रासाइलिन, पहले एम्फिसिलिन पे देन टेट्रासाइलिन पे। अब टेट्रासाइलिन से तो क्या हो चुकी है, टेट्रासाइलिन पे तो वो अपनी रेजिस्टेंस खो चुका है, क्योंकि जीन ऑफ इंटरेस्ट आने से टेट्रासाइलिन वाला जीन तो इनएक्टिवेट हो गया। तो हमें सिर्फ वही बैक्टीरिया मिलेंगे जिनके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, बट हमने बैकअप बना रखा है, उसकी कॉपी करके हम पहले रख लेंगे, जिसकी वजह से हमें उसका एक दूसरा वर्जन क्रिएट हो जाएगा। ये एनसीईआरटी की लाइन जस्ट रीड करो, बट डिटेल में मैंने आपको करवा रखा है पहले, वहां से आप देख सकते हैं। देन उसके बाद बेटा यहाँ पे एक लाइन लिख रखी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि भाई ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए से जो प्रोसेस कर रहे हैं ये क्यूबरसम प्रोसेस है। क्यों क्यूबरसम प्रोसेस है, इसके अंदर टेट्रासाइलिन यूज करनी पड़ी, एम्फिसिलिन यूज करना पड़ा, बार बार हमें एंटीबायोटिक बदलनी पड़ रही है, तो बहुत टाइम लग रहा है। तो इसका एक सिंपल सॉल्यूशन क्या है सिलेक्शन का, देयर इज अनदर मेथड कॉल्ड एज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन मेथड, जिसमें कलर के बेसिस पे हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं। ये भी बहुत डिटेल प्रोसेस है बेटा, समझाने के लिए एक डिटेल वीडियो इसकी लगेगी, बट आपको इसमें से 2-3 पॉइंट याद रखने हैं। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन में एक एंजाइम का रोल होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, और हमें प्रोडक्ट में ब्लू वाइट कॉलोनीज मिलती हैं। ब्लू वाइट कॉलोनीज की हेल्प से, मतलब ब्लू वाइट कॉलोनीज एक रिजल्ट है जिसमें वाइट कॉलोनीज होती हैं जिसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, और ब्लू कॉलोनीज हम रिजेक्ट कर देते हैं। क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट वर्ड इसके अंदर याद रखना है, आप इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे, हालांकि इसमें से ज़्यादा आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आपने वो डिटेल टॉपिक नहीं पढ़ा होगा सिलेक्शन का। सो वेरी इंपॉर्टेंट सिलेक्शन टॉपिक आपको अच्छे से पता होना चाहिए। फोर्थ क्या है हमारे पास, वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल। अब प्लांट्स और एनिमल्स के लिए बेटा, एनिमल के लिए हम रिट्रोवायरस यूज कर सकते हैं, हम वायरस के अंदर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल देंगे और वायरस आगे जाके एनिमल को इन्फेक्ट करेगा ही, तो जीन ऑफ इंटरेस्ट मेरा ट्रांसफर हो जाएगा। बट उस वेक्टर को, उस वायरस को हमें डिसआर्म्ड करना पड़ेगा। देखो यहाँ डिसआर्म्ड वर्ड कहीं पे लिख रखा हो, डिसआर्म्ड का मतलब होता है उसकी सारी जो इन्फेक्शियस प्रॉपर्टीज है उसको खत्म करना। ऊपर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसिएंस के बारे में दे रखा बेटा, ध्यान देंगे। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसिन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट एक बैक्टीरिया है जो प्लांट्स को इन्फेक्ट करता है और प्लांट्स के अंदर ट्यूमर कोज करता है। अब हमने क्या किया, उसका जो ट्यूमर इन्फेक्शन जीन है उसको साइलेंट करके अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट उसके अंदर इंसर्ट कर दिया। क्लियर, टीआई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम। अब जैसे ही वो एग्रोबैक्टीरियम किसी प्लांट को इन्फेक्ट करेगा तो वो प्लांट के अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या कर देगा, ट्रांसफर, और हमारा फायदा हो जाएगा। तो हम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसिन को प्लांट के लिए और रिट्रोवायरस को एनिमल के लिए यूज कर सकते हैं, बट पहले उसकी डिसआर्मिंग करनी जरूरी है। डिसआर्म्ड मतलब उसकी पैथोजेनिक प्रॉपर्टी हटानी पड़ेगी, नहीं तो वो ट्रांसफर करने के साथ साथ इन्फेक्शन कर देगा। नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है बेटा, डीएनए इज अ हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल, बिल्कुल सही है। बट डीएनए पास कैसे हो सकता है? डीएनए को बेटा अगर सेल के अंदर ट्रांसफर कराना है तो हमें सेल को कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा। कॉम्पिटेंट का मतलब होता है ऐसा सेल जो डीएनए को इजीली इंटेक कर सके। हाउ वी कैन मेक अ सेल कॉम्पिटेंट, इसके बहुत सारे मेथड्स हैं। जैसे कुछ मेथड्स हैं हमारे पास बेटा, सबसे ऊपर लाइन लिख रखी है, ये लाइन पढ़ेंगे। रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैन देन बी फोर्स्ड इनटू सच सेल बाय इंक्यूबेटिंग द सेल विद द रिकॉम्बिनेंट डीएनए आइस फॉलोइंग बाय 42। देखो हीट शॉक मेथड होता है, आइस में रखा, 42 पे रखा, आइस में रखा, पिछली वीडियो में भी बताया हुआ। इससे क्या होता है बेटा, सेल अपने अंदर इनटेक कर लेता है किसको, डीएनए को। माइक्रो इंजेक्शन मेथड में क्या होता है, एक माइक्रो इंजेक्शन होता है बहुत छोटा, उसके अंदर अपना डीएनए डाला, जीन डाला, उसको इंजेक्ट कर दिया इनसाइड द सेल। जीन गन मेथड में क्या होता है, हीलियम बेस्ड एक गन होती है, उसके अंदर गोल्ड और टंगस्टन ही क्यों बुलेट्स ले रहे हैं, क्योंकि वो इनर्ट है। उसके ऊपर अपना डीएनए चिपका दिया, उसको गन में भरा, जैसे ही उसको बम्बार्ड किया हमारे सेल के अंदर, वो ट्रांसफर कर देगा किसको, जीन ऑफ इंटरेस्ट को। ये बेटा एनसीईआरटी सीरीज बहुत क्विक सीरीज है, 15-20 मिनट में मेन डिटेल मैंने ऑलरेडी आपको करा रखा है। आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, बेटा आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल कैसे करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर। अब डीएनए कहाँ प्रेजेंट है, डीएनए प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर,
और न्यूक्लियस के बाहर तो साइटोप्लाज्म है और सेल मेम्ब्रेन भी है। तो इन सब को तोड़ने के लिए हमें कुछ एंजाइम चाहिए होते हैं। बैक्टीरिया की वॉल को तोड़ना लाइसोजाइम, बहुत इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। प्लांट सेल को तोड़ना है तो सेलुलेज, फंगस को तोड़ना है तो काइटिनेज, और एनिमल सेल में तो सेल वॉल नहीं होती। फिर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम इसमें प्रोटीएज क्यों डालते हैं बेटा, सेल मेम्ब्रेन वगैरह के कुछ वेस्ट हैं प्रोटीन के, उसको हटाने के लिए हम प्रोटीएज डालेंगे। हमें तो डीएनए निकालना है, डीएनए नहीं डालना गलती से भी, क्योंकि डीएनए डालेंगे तो डीएनए डिग्रेड हो जाएगा। आरएनएस डालेंगे क्योंकि आरएनए हमें नहीं चाहिए। और लास्ट में हम इसको चिल्ड इथेनॉल डालते हैं। जब ये सारा प्रोसेस हो जाता है, चिल्ड इथेनॉल का काम होता है डीएनए को प्रेसिपिकेट आउट कर देता है। सेम वैसे ही जैसे आप दूध के अंदर बेटा सिट्रिक एसिड नींबू डालते हो गर्म करके, तो पनीर बनने का प्रोसेस होता है, एकदम से कर्डलिंग होती है, वैसे डीएनए भी क्या हो जाता है, प्रेसिपिकेट आउट। क्लियर। इसके बाद बेटा यहाँ पे कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन के बाद वही एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रोसेस दे रखा है। डीएनए इज अ नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल, जो पहले कर चुके हैं वो एनोड की तरफ मूव करेगा। क्लियर। वो कह रहा है ये वेक्टर के साथ भी सेम प्रोसेस हम कर सकते हैं। मतलब कभी भी हमने किसी भी जीन ऑफ इंटरेस्ट, मतलब जो वो कह रहा है फाइनली हमारे पास जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए आया, अगर मुझे उसका भी साइज आइडेंटिफाई करना है, मतलब किसी भी डीएनए को मेरे को आइसोलेट करना है हैवी और लाइट के बेसिस पे, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको सेपरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इस पैराग्राफ को भी जस्ट आप रीड कर लोगे। क्लियर। आपको बहुत इंपॉर्टेंट लाइन इसमें से मिल सकती है लास्ट वाले पैराग्राफ में से। यहाँ पे जीन ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रखी है। क्लियर। लाइगेज की बात कर रखी है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रिपरेशन के लिए कैसे कैसे हम ये यूज करते हैं। डन। नेक्स्ट उसके बाद बेटा बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आएगा पेपर में, पीसीआर। पीसीआर पे कंफर्म क्वेश्चन आएगा। पीसीआर एक टेक्निक होती है जिसमें हम डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं। देखो फर्स्ट स्टेप में डीएनए है एक, लास्ट स्टेप में 2 डीएनए बन गए, तो 1 से 2 डीएनए बनने का प्रोसेस क्या कहलाता है हमारे पास, पीसीआर। पीसीआर इज द आर्टिफिशियल मेथड ऑफ जीन क्लोनिंग। मतलब हम जीन की मल्टीपल कॉपीज अगर जनरेट करना चाह रहे हैं तो हम एक टेक्निक यूज कर रहे हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसमें एक डीएनए 2 में कन्वर्ट हो सकता है। इसके 3 स्टेप्स याद रखने, डिटेल तो मैं नहीं बताऊंगा इस वीडियो में। डीनेचुरेशन हाई टेम्परेचर पे होती है 94 पे, जिसमें दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होते हैं। एनीलिंग 40 to 60 डिग्री पे होती है, ये याद कर लेना, जिसमें प्राइमर बाइंड करता है। और एक्सटेंशन और इलोंगेशन 72 डिग्री सेल्सियस पे होती है, और एक डीएनए से बन जाते हैं 2 डीएनए। याद रखने वाली चीज ये है कि इतने हाई टेम्परेचर को सहन करने के लिए कुछ खास तरीके के एंजाइम यूज होते हैं, विच इज थर्मोस्टेबल। क्लियर। यहाँ पे थर्मोस्टेबल नाम लिख रखा है, 4th लाइन देखेंगे नीचे से, यहाँ पे थर्मस एक्वेटिकस एक ऑर्गेनिज्म का नेम दे रखा है। क्लियर। बैक्टीरिया है थर्मस एक्वेटिकस, वहां से निकाला गया है एक एंजाइम टैक पॉलीमरेज। देखो नॉर्मल एंजाइम बेचारा नहीं सह पाएगा 94, 92, 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास का टेम्परेचर, तो हमें एक थर्मोस्टेबल एंजाइम चाहिए था, जो कहाँ से आया, थर्मस एक्वेटिकस से आया। थर्मस एक्वेटिकस बेसिकली क्या है, एक बैक्टीरिया है जो हाई टेम्परेचर। थर्मस लिटोलेरिस, थर्मोकोकस लिटोलेरिस वेंट पॉलीमरेज, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में नहीं दे रखा बट कोई पूछ सकता है कि अनदर एग्जांपल बताओ, तो वेंट पॉलीमरेज फ्रॉम थर्मोकोकस लिटोलेरिस, ये भी आप एग्जांपल इसमें याद कर सकते हो। क्लियर। सो जो प्रोसेस है बेटा पीसीआर का, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का, उसका क्या पर्पस है, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, ये टॉपिक मैंने ऑलरेडी डिटेल में करा रखा है, बट एनसीईआरटी से मैं लाइन आपको बता रहा हूँ जो जो आपने पढ़नी है। क्लियर। अब वो कह रहा है इंसर्शनल ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट सेल। वो कह रहा है अगर मेरे को होस्ट सेल के अंदर रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफर करना है तो मुझे सिलेक्शन की जरूरत पड़ने वाली है। क्लियर। अब यहाँ पे इफ अ recombinant DNA bearing gene for resistance to an antibiotics transfer into E. coli cell, the host cell become transformed into ampicillin resistant gene which spread the transform cell on agar plate। बेटा वही सारी कहानी यहाँ पे दे रखी है। अगर हम ध्यान से बात करें तो ये कहानी क्या है, सिलेक्शन की कहानी है। सिलेक्शन के 2 मेथड होते हैं, एंटीबायोटिक बेस्ड और दूसरा इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। और ये टॉपिक पूरा 1 आवर का एक टॉपिक है, आपको इसको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। जस्ट एनसीईआरटी से रीड करके आपको समझ में आएगा नहीं, बट आपको ये याद रखना है कि ये इंपॉर्टेंट है और इसको आप डिटेल में पढ़ के जाएंगे। डन। उसके बाद यहाँ पे वो कह रहा है कि अब हमने क्या कर दिया, अब हमारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया, अब हमने इससे प्रोटीन बनाना है, मतलब इससे प्रोडक्ट हार्वेस्ट करना है। अब मैंने क्या किया बेटा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना के इसको सेल में डाल दिया। अब वो प्रोटीन या तो सेल के अंदर है या सेल के बाहर है, तो मुझे फाइनली उस प्रोटीन को, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन को बाहर निकालना है और बाहर निकाल के उसको पैकिंग वैकिंग करनी है। तो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बनाने के लिए जो मल्टीप्लिकेशन होगी सेल की, वो एक बड़े टैंक में होगी विच इज कॉल्ड एज बायोरिएक्टर। ठीक है। बायोरिएक्टर क्या है, दीज आर द स्पेशल टाइप ऑफ टैंक्स जिसके अंदर ये पूरी रिएक्शन होती है। अब यहां से मेरे को एक लाइन लग रही है जहां से क्वेश्चन आता है, कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम। लास्ट में देखो, कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर
एक बायोरिएक्टर होगा जिसके अंदर हम फ्रेश मीडियम साथ साथ डालते रहेंगे और प्रोडक्ट भी हम साथ साथ हार्वेस्ट करते रहेंगे। मतलब कंटिन्यूस कल्चर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर हम एक साइड से फ्रेश मीडियम डालते हैं और दूसरी साइड से हमें प्रोडक्ट मिलता जाता है। बैच कल्चर में क्या होता है, बैच कल्चर में सारा मटेरियल एक बार डाला, बायोरिएक्टर बंद कर दिया, खत्म। बट कंटिन्यूस कल्चर सिस्टम में फ्रेश मीडियम कंटिन्यूटी में डलता रहता है और कंटिन्यूस चेन में हमें प्रोडक्ट मिलता रहेगा। बायोरिएक्टर की मैं बात कर रहा था बेटा। बायोरिएक्टर क्या होते हैं, बड़े बड़े वेसल्स होते हैं, 100 से लेके 1000 लीटर तक की इनकी वॉल्यूम हो सकती है। इसके अंदर क्या बनते हैं, स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स बनते हैं, एंजाइम्स हो सकते हैं। पेपर में पूछ सकता है क्या क्या इसके अंदर प्रोडक्ट बन सकते हैं, एंजाइम बन सकते हैं, प्रोटीन बन सकते हैं, वैक्सीन बन सकते हैं, बहुत कुछ। फिर उसके बाद टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट, सोल्ट, वाइटामिन, ऑक्सीजन, ये सब बेटा प्रोवाइड करनी जरूरी है। दही हम घर में बनाते हैं तो हम एक वेसल में बना लेते हैं, बट बड़े स्तर पे अगर हमने कोई बायो रिएक्शन करनी है तो हमें उसका एक खास वेसल चाहिए विच इज कॉल्ड एज बायो रिएक्टर। लास्ट लाइन लिख रखी है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ बायो रिएक्टर द स्टिरिंग टाइप। स्टिरिंग टाइप का मतलब क्या, स्टिरर लगा होता है उसके अंदर मिक्स करने के लिए, एक पंखा जैसा लगा होता है, स्टिरर बोलते हैं, जो स्लोली मूव करता है जिससे सारा मटेरियल अच्छे से मिक्स हो सके। हम बायोरिएक्टर के अंदर सारा सामान डालते हैं, उसको बंद कर देते हैं। देखो ये 2 डायग्राम बने हुए हैं। इसका डायग्राम बनाने के लिए तो नहीं आएगा, बट डिफरेंट पार्ट्स के फंक्शन आपको पता होने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका फंक्शन है बेटा, बीच में जो पंखे लगे हुए हैं, इम्पेलर या स्टिरर, ये मिक्स करते हैं बेटा सारे मटेरियल को, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे स्टिराइल एयर जा रही है नीचे से जो स्टिराइल एयर जा रही है, क्लियर। बैफल का इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, स्पार्जर का इंपॉर्टेंट फंक्शन है। स्पार्जर क्या करता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन करता है एयर की। बैफल इनर वाली साइड पे लगे होते हैं जो टकराने से प्रिवेंट करते हैं। जब हाई स्पीड पे ये रोटेट करेगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टील की वॉल के साथ टकरा सकते हैं। तो बैफल और स्पार्जर का फंक्शन आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे। ए क्या है, सिंपल स्टिर टैंक बायोरिएक्टर है। बी क्या है, स्पार्ज स्टिर टैंक बायोरिएक्टर है, जिसमें स्पार्जर भी होता है और स्टिरर भी होता है। स्टिरर पंखा छोटा सा लगा होगा, बट स्टिर टैंक में जो स्टिरर होगा, पंखा होगा, वो बहुत बड़ा लगा होगा, डोमिनेटिंग पार्ट होगा। क्लियर। ऊपर वाली लाइन आप पढ़ सकते हो, द स्टिरर फैसिलिटेड इवन मिक्सिंग एंड ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी थ्रू आउट द बायोरिएक्टर। क्लियर। बबल थ्रू द रिएक्टर, ये सारी लाइन लिख रखी है, आप इसको पढ़ लोगे। लास्ट में डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के बारे में बता रखा है। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग का मतलब क्या है, जब ये बायोरिएक्शन होगी, जो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट अभी भी नहीं आया, हमें फाइनल प्रोडक्ट फिल्टर करना पड़ेगा। तो कुछ टेक्निक हम यूज़ करते हैं, फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन, प्योरीफिकेशन, क्रिस्टलाइजेशन, ताकि हमें फाइनल प्रोडक्ट मिल जाए, चाहे वो पाउडर की फॉर्म में है, टेबलेट की फॉर्म में है, सिरप की फॉर्म में है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग भी आप अच्छे से पढ़ लेंगे। इसके अंदर क्या क्या टेक्निक यूज़ हो रही है वो मैंने आपको बता ही दिया। क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग होती है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है बेटा। बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा चैप्टर है जो एनसीईआरटी से सिर्फ रीड करके आपको समझ आ जाए, पॉसिबल नहीं है। मेरा ये पर्पस है कि आपको मेन पॉइंट पता चल जाए कि जब आप एनसीईआरटी रीड करें तो आपको ये पॉइंट तो कंफर्म पढ़ के जाने ही जाने हैं। क्लियर। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इन सारे नोट्स को आप प्रिपेयर करेंगे। गुड लक।